नमस्कार दोस्तों, पत्रिका एक्सप्रेस की इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चंडीगढ़ में हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो बचपन से ही नई आकांक्षाओं और नई उड़ानों को छूने के लिए, नए रास्तों को तलाशने के लिए घर से निकलता है, जिसका परिवार किसी भी तरह से उसको इस तरह की वो ये सोचता था कि ना मुझे इजाजत देगा और ना ही मुझे इसमें कहीं पर मदद कर पाएगा। फिर भी वह अपना रास्ता चुनता है, वह कला को चुनता है। सबसे पहले कला का अगर रोमांच उसे कहीं से आता है तो रामलीला के उस मंच से आता है कि मुझे भी यहाँ पर अभिनय करना है। अभिनय की वह दास्तां, वह दौर ऐसा जुड़ता चला जाता है, ऐसा जुड़ता चला जाता है कि वह पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध संस्थान इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट तक पहुंचता है, जहां तक आज के समय में एक आम व्यक्ति के लिए वहां पर दाखिला लेना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा एक उद्देश्य होता है कि मैंने इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से अपनी पढ़ाई करनी है। वो स्थान पर पहुंचता है और उसके बाद उस संस्था से पढ़ने के बाद वो बॉम्बे जाता है, मुंबई में बॉलीवुड में काम करता है, अलग अलग फिल्मों में अपनी डायरेक्शन, असिस्टेंट डायरेक्शन के माध्यम से लोगों में अपनी एक पहचान, अपना एक रास्ता बना। जी हाँ, मेरे साथ है अभिषेक शर्मा जी। स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक्टिंग का यह दौर कहाँ से शुरू होता है? देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और हमारे फैमिली में कोई और एक्टिंग की तरफ, डायरेक्शन की तरफ कोई भी नहीं था जी। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी रहे, मेरे दादाजी भी सरकारी कर्मचारी रहे, तो हम भी मतलब कि ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं था, ना ही कोई परिवार में कोई और इस फील्ड से जुड़ा हुआ जी। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बचपन से बड़ा शाय किस्म का व्यक्तित्व रहा है मेरा और बड़ा इंट्रोवर्ट रहा हूँ और लेकिन मुझे वो जिंदगी से बड़ी नफरत थी। क्लास में बिल्कुल चुपचाप रहने वाला बच्चा, मेरी आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी थी स्कूल टाइम में, अपने हक की चीज़ भी मैं मांग नहीं पाता था। तो मुझे लगता है कि वो जो मुझे चेंज का एक अवसर मिला वो मुझे रामलीला ने दिया। हमारे जैसे गली मोहल्लों में रामलीलाएं होती हैं, उनका मंचन होता है, वैसे बिल्कुल मेरे घर के जस्ट पीछे ही एक रामलीला ग्राउंड था और वहाँ पे रामलीला हर वर्ष होती थी। तो बचपन से जाकर देखना, उत्सुकता होती थी कि उन कलाकारों को नज़दीक से जाकर देखना है या उसमें वानर सेना का कोई रोल मिल जाए मुझे, क्योंकि पढ़ाई में भी बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे कि मंच पर मुझे अगर ट्रॉफी मिलेगी या सम्मानित होंगे तो मतलब चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन एक झिझक थी मन में कि नहीं लोग हंसेंगे या मेरा मजाक भी बना सकते हैं, जैसे आपको पता है आजकल बच्चे होते हैं। तो लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को एक बार मैं किनारे रख के मैं एक बार चला गया रिहर्सल में और वहाँ जाकर बैठ गया। तो वो मेरा पहला मंच मेरा रामलीला का था। फिर पहली दफ़ा परफॉर्म किया तो वो एक छोटी सी लाइन थी, सिपाही की जैसे होती है, द्वारपाल जो होते हैं, तो उस वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद से फिर मुझे जब एप्रिसिएशन मिली तो धीरे धीरे वो एप्रिसिएशन से ही मैं थिएटर तक पहुँचा। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर अभिनय में रुचि है तो आप थिएटर भी करें। तो मुझे पता नहीं था थिएटर होता है। फिर एक कोई नाटक देखा तो लगा कि ये तो कमाल की एक्टिंग हो रही है, कि मुझे भी ये चीज़ करनी है कि बिना कट के इतनी बड़ी स्क्रिप्ट को अभिनय को किया जा रहा है। बिल्कुल। तो रामलीला डिफरेंट था और थिएटर बिल्कुल डिफरेंट था। और शुरू में मैं जब गया तो थोड़ा सा लगा कि मैं एक नए दुनिया में पहुंच गया हूँ, ये मुश्किल काम है। मैं एक रामलीला का जो स्तर था थोड़ा सा लोग नीचा मानते हैं कि अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन परिवार ने बड़ा सपोर्ट किया कि आप करें और मैंने जारी रखा जाना, रिहर्सल्स पे जाकर देखना। मेरा पार्ट जब खत्म हो जाता था, मेरा सीन खत्म हो जाता था, तो भी मैं वहाँ बैठकर मैं बड़े सीनियर आर्टिस्ट को परफॉर्म करके देखता था। तो और मैं देखता था कि डायरेक्टर उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और वो कैसे उनको समझा रहे हैं सीन को। तो मेरी रुचि थी और मैं सीखता 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 फिर स्क्रिप्ट पकड़ के मैं खुद ही याद करना शुरू कर देता था। तो मतलब थिएटर ने मेरी ज़िंदगी बदली है सर। और वहाँ से मेरा थिएटर का सफ़र जो शुरू हुआ 2005 में और वो अभी तक निरंतर चल रहा है। और इस बीच जब मुझे
पता चला कि ऐसा स्कूल है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर थिएटर की पढ़ाई की जाती है, थिएटर पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैं जैसे बता चुका हूँ कि एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, मुझे खेलने में ज़्यादा रुचि होती थी, थिएटर करने में रुचि होती थी, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था कभी भी। लेकिन जब पता चला कि इस चीज़ की पढ़ाई भी है, तो मैंने अपने पापा को कन्विंस किया कि पापा ग्रेजुएशन के बाद मुझे मास्टर किसी सब्जेक्ट में तो करनी है, तो क्यों ना मैं उसको थिएटर में कर लूँ। तो पिताजी ने कहा ठीक है। और थिएटर में जब गया एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पूरा जैसे पैनल बैठता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बहुत बड़ा मतलब नाम है इसका, और हर वर्ष मतलब 1000 एंट्री फॉर्म्स आते हैं, वहाँ से एप्लीकेशंस आती हैं, फिर स्क्रूटनी होती है, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू सेशन होता है, उसके बाद आप अगर किस्मत वाले हैं तो आपका नाम वहाँ पर लिस्ट में आता है। तो जब मैं वहाँ गया तो बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट शहर के हमारे बैठे हुए थे, नीलमा सिंह चौधरी जी पद्मश्री हैं, और डॉक्टर नदीप कौर मैम, प्रोफेसर महेंद्र जी, श्वेता मैम, पूरा पैनल बैठा हुआ, और मैं रामलीला का आर्टिस्ट। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपने क्या किया है, तो मैंने कहा मैंने रामलीला की। तो कहते हैं आप परफॉर्म करके दिखाएं। तो फिर वहाँ रामलीला के मैंने जब डायलॉग्स सुनाए, और वहाँ पे चौपाई जो पूर्व रंग हम गाते हैं वो गा के सुनाया, तो लकीली मेरा एडमिशन हो गया, और मैं सौभाग्यशाली रहा, मुझे अच्छे टीचर्स मिले वहाँ। और जो मेरे मन में एक भ्रांति थी कि रामलीला का जो स्तर नीचे होता है, थोड़ा सा लोग भी ऐसी बातें करते थे, पता चला कि ये ट्रेडिशनल थिएटर है, फोक थिएटर यही है रामलीला, है ना। तो जो चीजें थिएटर में पढ़ाई की, लगा कि ये सब चीजें तो हम कर चुके हैं रामलीला। तो पारसी रंगमंच इसको कहा जाता है, तो ये तो पुराना बहुत चलता है, तो मुझे प्राउड फील होना शुरू हुआ कि मैं उस ट्रेडिशनल थिएटर का एक आर्टिस्ट हूँ। तो धीरे धीरे सब कुछ सीखा, और जितने मेरे बैचमेट थे, जितने मेरे डिपार्टमेंट में सीनियर्स मुझे मिले, वो एक से एक काम करने वाले थे, धुरंधर थे अपने फील्ड के। तो सबसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखता गया, टीचर से भी सीखा, अपने सीनियर से भी सीखा, अपने बैचमेट से भी सीखता गया, और थिएटर करना शुरू किया शहर में। परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहा, और जब मैंने 2009 में एडमिशन लिया, 11 से मैं 2011 में पास आउट हुआ, एंड देन फिर सभी का सपना होता है कि वो एक बार मुंबई में जाकर अपनी किस्मत आजमाए। तो मैं भी चला गया, परिवार ने कहा कि ठीक है आप करें, आपको जो करना है। तो इस तरह से आपका पूरा ये सफर चला, सफर शुरू हुआ। तो नॉर्मली ये सुनने में आता है कि हाँ जी, कोई अगर कला के क्षेत्र में जा रहा है, आज के समय में जो बोलते हैं कि कला के क्षेत्र में यदि जा रहा है, पढ़ाई में कमजोर होगा, तब इसने कला को चुना है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा था कि पढ़ाई में कुछ कमजोर थे, या फिर परिवार ने सोचा कि चलो कुछ तो करना है, तो इसलिए इसको इस लाइन में करने देते हैं? पहले तो बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी जी। आज जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो कर रही है, जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, तो इनसे तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं हमारे देश में। आजकल सोशल मीडिया की वजह से इतना बूम आया है। पहले धारणा होती थी कि मुंबई जाना पड़ेगा और वहां जाके जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आज आप अपने शहर में बैठ के कर सकते हैं। ये मैं बात बता रहा हूँ 2011 में, 15 साल पुरानी बात। तो इतना चेंज आया है कि अब आप अपने शहर में रहकर भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप यहाँ से स्टार्टअप करें, छोटी छोटी फिल्में बनाएं, आपको बड़ा कैमरा सेटअप की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन सभी के पास है। टैलेंट को अब ओवरशैडो नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि अब टैलेंट उभर के आ रहा है। बहुत कमाल के आर्टिस्ट हमें सोशल मीडिया ने दिए हैं और बहुत कमाल का कंटेंट मार्केट में आ रहा है। तो जिस समय पे आपका मुंबई जाना रहा था, मैं उस समय की दौर की बात करता हूँ, आज भी ये बात चलन में और कहने में आती है कि बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म, जिसको हम नाम देते हैं, कि कुछ परिवारों के लोगों को, कि अगर उसका परिवार का अगर एक व्यक्ति एक्टिंग लाइन में था तो आगे उस परिवार के लोगों को मेन लीड में अगर किसी को काम मिलता है तो उन्हीं चंद कुछ लोगों को काम मिलता है। तो नेपोटिज्म क्या बॉलीवुड के अंदर एग्जिस्ट करता है, या इसका ये सिर्फ एक भ्रांति फैलाई जाती है समाज में? देखो, आजकल ये नेपोटिज्म जो शब्द चल रहा है, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही मैं कहूँगा कि पॉइंट्स हैं, और ये कोई बुरा भी नहीं है। अगर कोई अभिनेता है, लाइक मैं बात करूँ जिन्होंने टैगोर थिएटर को बनाया,
लेट पृथ्वीराज कपूर जी उन्होंने कहीं से शुरुआत की, बिल्कुल। उसके बाद उनके बच्चे है ना, राज कपूर जी और सब लोग आए, आज रणबीर कपूर भी फिल्म लाइन में है। बिल्कुल। तो इन सभी का अपना टैलेंट था, इन्होंने पसीना खून बहाया इस कला को सीखने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें बुरा क्या है? और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। टैलेंट अगर किसी में है तो हो सकता है, आप देखिए उन जो स्टार किड्स हैं, उनके जो उनको घर पे माहौल मिला है सर, उनको माता पिता से माहौल मिला है, कल्चर में रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जैसे बताया, पिताजी सरकारी कर्मचारी रहे, मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी, है ना, स्टिचिंग का काम करते थे। तो हमारे घर का माहौल कुछ और होगा, लेकिन एक अगर स्टार किड है जो उस कला के माहौल में है, लाइक मैं बात करूं अगर जैसे शास्त्रीय संगीत है, बड़े बड़े हमारे संगीतज्ञ रहे हैं, उनको घर में उनके बच्चों को माहौल मिला हुआ है, सुबह उठ के उनके कानों में अपने आप वो रियाज चलता है। पंडित रविशंकर जी और उनकी बेटी अनुष्का शंकर, तो क्या वो नेपोटिज्म लेगेसी को बिल्कुल। बच्चा जब 3-4 साल का होता है तो तभी वो तबला पकड़ लेता है, गाना शुरू कर देता है। ग्रेट नुसरत फतेह अली खान जी के घर में, जैसे आपको पता है ज्वाइंट फैमिली में, राहत फतेह अली खान को वो माहौल मिला अपने पिताजी से, चाचा जी से, है ना, उनके घर में वो माहौल मिला है संगीत का, और वो आज उसी की बदौलत। बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर आप में वो हुनर है तो आप अपना रास्ता बना ही लेते हैं। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा, और सिर्फ ये कला के क्षेत्र में ही मैं कहूँगा, अगर कोई डॉक्टर है, बिल्कुल, तो डॉक्टर्स जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं, तो बच्चों को भी वो ऑटोमेटिकली चीजें विरासत में मिल जाती हैं, उनके ब्लड में आ जाती है चीजें। और क्योंकि उठते बैठते खाना खा रहे हैं तो किसी चीज को लेकर बीमारी की बात कर रहे हैं, मेडिसिन को लेकर नाम, बच्चों को ऑटोमेटिकली कानों में वो चीजें जा रही हैं। तो हर फील्ड में मैं कहूँगा, अगर कोई दुकानदार है, कोई बहुत फेमस, अगर कोई मिठाई की दुकान है, बहुत उसका काम है, उस शहर का बहुत फेमस वो मिठाई वाला है, तो उसने जब उसके दादाजी ने कभी काम शुरू किया होगा आगे बच्चों को, अब उसका पोता तो गल्ले पे बैठेगा ना, वो तो नहीं अपने दादा की तरह जाके कढ़ाई में करेगा या मिठाई बनाएगा। हाँ, नॉलेज उसको होगी क्योंकि बचपन से वो माहौल मिला, तो उसका बेटा गल्ले पे ही बैठेगा। लेकिन इसमें एक बात ये भी तो आती है, जैसे आपने डिपार्टमेंट, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से आपने पढ़ाई करी, आप उस क्षेत्र की पढ़ाई करके वहां पहुंच रहे हो, लेकिन वो लोग डायरेक्ट उन चीजों को लीड कर रहे हैं। तो इन चीजों में मैं समझता हूँ कि आपको नहीं लगता कि उन लोगों को भी इस तरह के पढ़ाई के एक पूरी ट्रेनिंग के माहौल से निकलकर उनको वहां तक पहुंचना चाहिए? इनकी भी ट्रेनिंग होती है। अब इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट का जिक्र किया है, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करूं जी, तो हर साल वहां पे 1000 एप्लीकेशंस आती हैं, इससे ज्यादा आती है, लेकिन एडमिशन कितनों का होता है? 25 लोगों का, 30 लोगों का। ओके, तो बाकी लोग, क्या उनमें टैलेंट नहीं है? वो क्या करें? क्या वो अगले साल इंतजार करें या काम करना शुरू करें फील्ड में? प्रशिक्षण तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं डिपार्टमेंट गया, सौभाग्यशाली रहे, मैंने सीखा भी और मुझे एक डिग्री भी मिल गई। वो डिग्री मेरा प्रमाण पत्र है कि मैं क्वालिफाइड एक प्रशिक्षित एक अभिनेता हूँ या डायरेक्टर जी। पर मैं देखता हूँ कि हर कोई इतना लकी नहीं कि वहां पहुंच सके, किसी की अपनी जिम्मेदारियों की वजह से वो बेचारा पढ़ नहीं पाया, लेकिन टैलेंट बड़ा कमाल का है। मुझसे बहुत अच्छे एक्टर्स इस शहर में हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन काम उनका अच्छा है। तो ये जो कला है ना, ये इसको किसी की मोहताज नहीं है। हाँ, लेकिन हर एक अभिनेता को प्रशिक्षण जरूरी है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट से ले या किसी प्रशिक्षित निर्देशक के अंडर रह के वो काम सीखे, बिल्कुल, ताकि वो चीजें ले। अब हर कोई जैसे नहीं पहुंच पाता, तो हमारी भी कोशिश रहती है, जैसे हमारा थिएटर ग्रुप है, कोई एक वहां से सीखने गया, पढ़ के आया, तो बाकियों को सिखाए कि मैंने क्या पढ़ा, तो उस पूरी एक लेगेसी को वो आगे अलग अलग अपने स्तरों पर भी पहुंचाने की कोशिश करे। कोई अभिनेता अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण नहीं पढ़ पा रहा जी, लेकिन उसके अंदर सीखने की ललक है, तो वो इंतजार नहीं करेगा। तो जो बड़े बड़े स्टार किड्स हैं, तो ये इनको थिएटर डायरेक्टर्स जाते हैं ट्रेन करने के लिए, इनकी प्रॉपर वर्कशॉप्स होती हैं, उनका कैरेक्टर को कैसे पकड़ा जाए, उसमें क्या क्या बारीकियां डाली जाए, तो वो सीखते हैं। लर्नर बहुत अच्छे। क्योंकि ये जो आपने बात कही
कि ये लोग भी सीखते हैं और इनको भी बड़े बड़े निर्देशकों के द्वारा वर्कशॉप के माध्यम से सिखाया जाता है। नहीं तो नॉर्मल लोगों में यही एक भ्रांति रहती है कि एक स्टार किड है और ये इसको ये मंच दे दिया गया है। देखो स्टार किड है, मान लो किसी नाम तो किसी का क्या लेना, लेकिन अगर कोई बड़ा एस्टैब्लिश एक्टर था, उसका बच्चा बेटा भी इस फील्ड में आया, उसको लॉन्च करना जी, तो कहीं से तो मैं कहता हूँ शुरुआत करनी चाहिए उसको। हर एक का चांस बनता है, किसी न किसी ने शुरुआत की होती है। अब एक फिल्म अगर उसको सिफारिश से, नेपोटिज्म की वजह से मिल भी गई, अगली फिल्म तो नहीं वो दिलवा पाएंगे। बिल्कुल। तो अगर उसने पहली फिल्म में अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं किया एज एन एक्टर, लोगों के दिलों में लोग कंपेयर करते हैं कि आपके पिताजी ने इतना अच्छा काम किया, बेटा देखते हैं क्या कैसा। अगर वो नहीं प्रूव कर पाया तो उसको आगे काम नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। अगर प्रूव कर दिया तो ये उसकी मेहनत है। नेपोटिज्म से हम ये कह सकते हैं कि अगर है तो उससे एक बार काम मिल जाएगा, लेकिन अगर इंडस्ट्री में टिकना है तो आपको टैलेंट पे चलना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है कि अब जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत समझदार हो गए जी। अब वो नेपोटिज्म को अलावा वो देखते हैं स्क्रीन पे क्या है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, किसके बेटे हैं किसके पोते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो अभी फिल्म की स्क्रीन पे वो फिल्म को कैसे, अभिनय को कैसे कर पा रहा है, अब वो इस नजरिए से देखते हैं। अब देखो बिल्कुल सिनेमा चेंज हुआ है हमारा। आप मनोज वाजपेयी से कमाल के अभिनेता है, उनका पीछे देख लीजिए उनके परिवार में कौन है, तो टैलेंट तो निकल कर आएगा। इरफान खान साहब जितनी देर उन्होंने काम किया, मतलब अपने आप में इंस्टीट्यूट है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी जी, पंकज कपूर जी इतने कमाल के मेथड एक्टर हैं। बेटा शाहिद कपूर, उसको घर पे वो माहौल मिला है, उनकी माता जी से, उनके पिताजी से। शाहिद कपूर ने भी प्रूव किया अपने आप को एज एन एक्टर। मैं बड़ा एडमायर करता हूँ उसके काम को। तो टैलेंट तो जरूरी है और वो उसको आप दबा नहीं सकते। और वहां पे मुंबई में मैं उसकी खास बात बताऊंगा, आप किसके बेटे हैं ये कुछ टाइम के लिए मैटर करता है, लेकिन जो आप कैमरे पे ऑडिशन देते हैं वही आपको आपका जो भविष्य बताएगा कि आप कितना काम कर पाएंगे। तो वो कैमरे से आप बेईमानी नहीं कर सकते, वहां सिफारिश नहीं चल सकती। तो अभी हम बात करते हैं आपके इनिशियल दिनों के बारे में। आपने बताया कि आप रामलीला से जुड़े, रामलीला से निकले, तो आप अपना जो ग्रास लेवल पे अपनी ट्रेनिंग मानते हो तो रामलीला के मंच को मानते हो। आज भी आप रामलीला में काम कर रहे हैं या फिर आप रामलीला का मंच छोड़ चुके हैं? रामलीला तो देखो छूटती नहीं है, जहाँ से शुरुआत की किसी ना किसी तरह से आप रामलीला से जुड़े रहते हैं। तो मैं अपनी बात करूँ, जब मैं पहले ऐसे अभिनेता काम करता था और मैंने प्रभु श्री राम का भी किरदार निभाया कुछ सालों तक, और उससे बहुत कुछ मेरे अंदर परिवर्तन आया है। और उसके बाद धीरे धीरे निर्देशक के तौर पे मैंने काम किया, कुछ साल मैंने डायरेक्शन की। उसके बाद क्योंकि एक बहुत अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और मैं इसमें भी मैं बहुत लकी रहा कि मेरे पास बड़ी कमाल की टीम रही। मेरे साथ जितने भी हमारे ग्रुप के या हमारे कलाकारों ने काम किया वो बड़े पैशनेट रहे अपने काम को लेकर, चाहे वो अभिनेता पक्ष हो, चाहे वो बैक स्टेज हो, चाहे वो संगीत की मैं बात करूँ। हमारे पास हमारे ग्रुप में पीयूष भट्ट है, अंकित है, तो इन्होंने रामलीला का स्तर का जो संगीत है वो किसी और लेवल पर लेकर गए। हमारे जो अभिनेता है वरुण, रोहित, अभिषेक, इन्होंने किसी और स्तर पे इसको अभी एक्टिंग को लेकर गए हैं। हमारे पास जो रावण का किरदार निभाते हैं अनुज, तो उन्होंने नेक्स्ट लेवल लेकर गए, अचीव किया रामायण रामलीला में। तो ये टीम वर्क है और मैं लकी रहा कि मुझे बहुत कमाल की टीम मिली है शहर, और रामलीला छूटती नहीं है। उसके बाद जब मुझे लगा कि जब मेरे जो हमारे ग्रुप में और लोग हैं ये अब अच्छे से संभाल सकते हैं, इनकी भी क्रिएटिविटी को आगे लाना चाहिए, तो मैंने निर्देशक का जो काम है मैंने उनको सौंप दिया और मैं एज ए लाइट डिजाइनर के तौर पे काम करने लगा रामलीला में। मैं मानता हूँ कि रामलीला ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं अगर सिर्फ मंच पर झाड़ू भी लगाऊं तो मैं लगाऊंगा, मतलब मेरे लिए वो उतना आदर है रामलीला का मंच। और मैं चाहे मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे, लाइट डिजाइनर के तौर पे, या कुछ भी, मुझे चाहे वहाँ पे दरिया बिछानी पड़े तो मैं करूँगा और रामलीला से जुड़ा रहूँगा जब तक प्राण है। रामलीला को लेकर आपने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जो बहुत चर्चा का विषय भी रही है। आपने उसकी स्क्रीनिंग इस थिएटर में भी करी थी। तो उसकी क्या जर्नी रही थी और उसके ऊपर क्या थॉट था
कि क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, रामलीला का मंच है, लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उसको पर्दे से हकीकत पर उतारने का, उसके पीछे आपकी क्या सोच है? उसके पीछे सोच यही थी कि हम जब रामलीला करते हैं कि ये एक एमेच्योर काम है, जो ग्रुप इसको रन करते हैं, रामलीला को चलाते हैं, जो संस्थापक होते हैं, तो वो जॉब भी कर रहे हैं, शाम को फ्री टाइम में आके चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं जी। रामलीला जो कपड़े होते हैं उनको खुद ही सुखा रहे हैं, उनको रिपेयर कर रहे हैं, धनुष बाणों को खुद रिपेयर कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है रामलीला का मंचन करने के लिए। मैं अगर थिएटर की बात करूं तो मुझे 1 या 1.5 घंटे का नाटक तैयार करने के लिए 1.5 महीने का वक्त लगता है, जिसमें तकरीबन 15 सीन हो गए, 20 दृश्यों का समावेश होगा एक नाटक। लेकिन रामायण महाग्रंथ है, 10 दिनों की रामलीला को डिजाइन करना, हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रामलीला, 3 घंटे को आपको 30 घंटे हो गए, 30 घंटों को आपको डिजाइन करना, तो बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है, बहुत मेहनत चाहिए होती है, और वो भी टेम्परेरी। उसमें ऑडिटोरियम में तो फिर भी आपके पास कवर्ड है, लाइट्स है, साउंड है, बैठने की अच्छी सीटिंग होती है ना। और लेकिन रामलीला में तो नीचे आपको दरियों पर बिठाना है लोगों को, और लोगों को आपको घर से निकाल कर लेके आना रामलीला पंडाल तक, तो आपको अपने अभिनय पे भी काम करना है। हर रोज उनको कुछ आकर्षण देना है दृश्यों में, जिससे वो निकल कर वो लोग देखना चाहेंगे। तो मैं तो कहूँगा कि बड़ी खूबसूरत हमारी चीज़ है, हमारे रामायण जो ग्रंथ है, इतनी शिक्षा वो देता है, इतने एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग। इसको मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी रचना है ये रामायण। अगर इसको देखा जाए, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। एक स्टोरी है उसमें, एक हीरो है, एक विलन है, और कैसे पात्रों का उन्होंने ताना बाना बनाया है। तो मैं तो कहूँगा कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। हम लोग शेक्सपियर भी पढ़ते रहे, लेकिन रामायण जो हमारे यहाँ की ओरिजिनल चीज़ है, तो वो लोगों तक जानी चाहिए। बच्चे, जैसे मैं अट्रैक्ट हुआ रामलीला के प्रति, तो आज मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मेरा भी ये विजन रहता है कि शायद जो 1000 लोगों का पंडाल बाहर लगा है, शायद वो रामलीला देख के इंस्पायर हो, शायद हमें नए कलाकार मिल जाए जो इस कला को, इस लेगेसी को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ते हैं। रामलीला की जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनी, डॉक्यूमेंट्री में मैं आपकी बात कर रहा हूँ। रामलीला डॉक्यूमेंट्री का जो बनाने का विचार मन में आया, वो इसलिए कि मैं चाहता था कि जो इतनी बड़ी टीम रामलीला के लिए काम करती है, जिसमें छोटे बच्चों से लेके 70-80 साल तक के बुजुर्ग इसमें जुड़े हुए होते हैं, कैसे कैसे वो चीजें इम्प्लीमेंट होकर रामलीला हो पाती है। मैं चाहता था कि दर्शकों के सामने वो भी चीजें आए कि रामलीला होती कैसे। 16वीं शताब्दी से जो एक रामायण का मंचन शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है, क्या है इसमें जो अभी तक निरंतर चलती आ रही है। कोविड के समय में शायद उस वर्ष बहुत कम रामलीलाओं का मंचन हुआ है, लेकिन इतनी कमाल की चीज की हर वर्ष लोग स्टोरी जानते हुए भी कि आगे क्या होगा, सीता स्वयंवर होगा, फिर उनका वनवास होगा, जानते हुए भी क्यों सभी रामलीला के पंडाल जो भरे रहते हैं, है ना। तो मैं चाहता था लोगों को वो चीजें दिखाएं, इसलिए हमने उस पूरी डॉक्यूमेंट्री को बनाया, बैक स्टेज रिहर्सल्स, कैसे वो चीजें बना रहे हैं। और फिर मैंने पहले चंडीगढ़ से शुरुआत की, फिर मैंने इसको हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आसपास मैंने शूट किया इसको, उनकी मेहनत दिखाने के लिए। और फिर मुझे किसने कहा कि आप रामनगर की रामलीला भी शूट कीजिएगा, तो मैं वहां भी गया। काशी बनारस की रामलीला को हमने जहाँ से हाँ जी, तुलसीदास जी ने घाट पर बैठ कर काशी में, वहां से जो उनका मंचन गा के शुरू किया था, तो वहां से भी हमने उसको शूट किया। तो आज भी उन घाटों पे उसी तरह से रामलीला चलती है? आजकल उन घाटों पे तो उसका स्वरूप बदल चुका है। अब तो वहाँ की बहुत फेमस रामनगर की जो रामलीला है वो वर्ल्ड फेमस है, और आज भी वो पेट्रोमैक्स की लाइट में होती है, आज भी उसमें तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, ये मतलब मुझे उस डॉक्यूमेंट्री शूट करने का जो अवसर मिला, उसमें मैंने बहुत सीखा। जब तक आप अपने रामलीला में बिजी रहते हैं तो आप दूसरों को नहीं देख पाते उनकी अच्छाइयाँ, क्या नया कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी रामलीला के दिनों में 10 दिनों में वहीं व्यस्त रहते हैं। मुझे इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने से जो एक्सपोजर मिला, जब मैंने देखा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये विरासत है रामलीला, तो फिर लर्निंग हुई, देखा। और लकीली मुझे फिलीपींस की रामलीला को शूट करने का भी मौका मिला, और वेस्ट इंडीज की रामलीला को मौका मिला, फिर और जानना चाहा और पढ़ा,
तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्री जो है, जो हमारे कई रिसर्चर हैं, जी। ये उनके काम आएगी। एक अच्छी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री हमने शूट की, और इसके बाद बनाने के बाद इसको टैगोर थिएटर में हमने इसकी स्क्रीनिंग की थी, और हमें मौका मिला अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से उसको स्क्रीन करने का। क्या बात है। ये मैं कहता हूँ कि रामदा की देन है। तो हम तो यही कहेंगे कि रामलीला एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर कई लोग पीएचडी तक कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं, और ये ऐसा मंच है जो सदियों से चला आ रहा है और अनंत अभी कितने वर्षों, अनंत सदियों तक चलेगा। चलता रहेगा, इसको इसको कोई खत्म भी नहीं कर सकता। जितनी आर्ट फॉर्म्स आई है वो आज डाइंग पोजीशन पर है, ओके। खत्म है। आगे वो अपने कला जो है आगे नए बच्चों को नहीं सिखा रहे, क्योंकि इससे आमदनी नहीं, लोग कदर नहीं कर रहे हैं, या मैं कहूँगा कि उनकी आजीविका चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन रामलीला एक ऐसी चीज है, इसको कोई खतरा नहीं है। लोगों की जेब से जो चंदा निकलता है, हमें पैसे मिलते हैं, उससे वो चलता है, इस सरकार पर आश्रित नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है। समाज के योगदान से इसका मंचन होता है और चलता है। बिल्कुल, से लोग चला रहे हैं, जो स्वयं में एक व्यवस्था है, तो उसको मुझे नहीं लगता कि किसी एक अलग व्यवस्था की जरूरत भी पड़ेगी। और जो चीजें सरकार पर आश्रित हुई वो नहीं चल पाई जी। तो ये तो लोगों द्वारा लोगों के लिए हो रहा है। अभी आज हम टैगोर थिएटर के अंदर हैं, आप इसके निर्देशक के पद पर हैं, तो आप यहाँ पर क्या समझते हैं कि अगर एक नॉर्मल आर्टिस्ट को, क्योंकि हर कोई, आप भी उसी दौर से उसी रास्ते से चलकर आए हैं और आज एक मुकाम पर पहुंचे हैं, तो अगर यंग जनरेशन को बताना हो, अगर कोई आपको इंस्पायर करता हो कि अगर मुझे इस पद पर पहुंचना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ डायरेक्टर अपॉइंट होऊंगा। ओके। हम जब काम करते हैं तो हम सोचते नहीं है कि मेरा टारगेट डायरेक्टर तक होना पहुँच रहा है क्या। तो जस्ट एक पोस्ट निकली थी, एडवर्टाइज हुई, और फिर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, और सभी कलाकारों का सहयोग रहा, काम चल रहा है। थिएटर ने मुझे काफ़ी एक्सपोजर दिया है। थिएटर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग हर एक जगह में गया हूँ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो जब भी हम दूसरे स्टेट के ऑडिटोरियम्स में जाते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या वहाँ पे हमें चीज़ें मिल रही हैं। तो पृथ्वी थिएटर मुंबई का बहुत फेमस है, तो वहाँ पे भी जाके नाटक देखे हैं। नाटक देखने के ज़्यादा हमें होता था कि हमारे शहर में क्या कमी है तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है, और तो कोशिश की कि अपने टेन्योर में कुछ अच्छी चीज़ें और इम्प्लीमेंट हो जाए। हालांकि मुझसे पहले जितने भी डायरेक्टर रहे उन्होंने बड़ा कमाल का काम किया। मुझसे पहले चक्रेश जी थे, उससे पहले कुलदीप शर्मा जी थे, बलकार सिद्धू जी थे, सभी ने अपने टेन्योर में बहुत अच्छा काम किया है। और अब मुझे मौका मिल रहा है, मेरे बाद जो भी कोई अगला आएगा तो उसको भी ऐसी सपोर्ट मिलता रहेगा। ये जगह ही एक ऐसी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी ऑफिसर्स हैं हमारे, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, और कला को की तरफ ध्यान उनका रहता है कि नई नई चीज़ों को क्या क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि इस टैगोर थिएटर में यहाँ के जो कलाकारों की वजह से जगह जो है वो लाइवली है। तो बस कोशिश है कि कलाकारों को हम स्पेस दें जहाँ वो एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पे बच्चे आते हैं, सुबह कथक की प्रैक्टिस चल रही होती है, कोई संगीत का रियाज कर रहा है पीछे गार्डन में, तो कोई नुक्कड़ नाटकों की तैयारी कर रहा है, तो टीम वर्क है। तो ये हमें इतनी सी स्पेस तो कलाकार को देनी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे रियाज, है ना। आप अपने गली मोहल्ले में करेंगे तो पड़ोसी परेशान हो जाएंगे, है ना। तो ये एक ऐसा कल्चरल स्पेस है जहाँ पे कलाकार आते हैं, सीखते हैं। हमें हमारे शुरुआती दौर में कोई गाइड करने वाला नहीं मिला है, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था कि कैसे जाया जाए, कैसे कैसे क्या हो सकता है। लेकिन अब हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पास कितने नए कलाकार आते हैं कि हमें एक्टिंग सीखनी है, क्या करना चाहिए, तो हम उनको गाइड कर देते हैं कि यहाँ आप जा सकते हैं, ये चीज़ों को आप करके अपने ऊपर काम कर सकते हैं, या ग्रांट्स कैसे आपको मिल सकती हैं, सरकार क्या क्या अनुदान कलाकारों को दे रही है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे पास नॉलेज है थोड़ी बहुत उनको दे देते हैं। तो आज के समय में अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, फैमिलीज में इतनी अवेयरनेस नहीं है
और उन्हें कई बार ये भी लगता है कि बच्चे कुछ गलत रास्ते पर ना चले जाएं। तो क्या मैसेज ऐसा रह सकता है कि सोसाइटी को किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि समाज के अंदर अगर अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है, तो बुरे लोग भी हैं और बुरा काम भी हो रहा है। तो एक्टिंग लाइन में क्या डू एंड डोंट्स लोगों को देखने चाहिए और इसकी कितनी एक्सेप्टेंस आज समाज में है और कितनी एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि समाज को और देनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अ, अब लोग अवेयर हैं पहले से। और कुछ सालों पहले की मैं बात करूँ, 15-20 साल या इस लाइन को अच्छा नहीं माना जाता था। जब हमने थिएटर की शुरुआत की 2005 में, तो लगभग 20 एक साल हो गए। अगर 20 साल पहले की बात करूँ, बहुत कम फीमेल आर्टिस्ट हमें देखने को मिलती थी बिल्कुल हमारे शहर में। वो 4-5 फीमेल आर्टिस्ट थी जो हर एक ग्रुप के साथ काम करती थी, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, या परिवार समझता था कि अच्छा काम नहीं है। और लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे को। ओके। पहले जहाँ संगीत के कंपटीशन होते थे, डांस के होते थे, ड्रामा के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ऑडिशंस में मैंने खुद देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि इनका, तो अच्छे लोग बुरे लोग दोनों हैं। हमारी इंडस्ट्री में ऐसी बात होती थी कि मुंबई जाना, लड़का तो फिर भी चलो ठीक है, अगर किसी लड़की को कह दे कि मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जाना, वहाँ पे एक्टिंग में ट्राई करना, तो अच्छा नहीं मानते थे कि वहाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड है या शोषण होता है लड़कियों का। और मीटू वाला जो चला था। हाँ जी, हाँ जी, कि वहाँ पे उनका शोषण होता है, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है किसी भी काम को लेने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे उदाहरण कहीं आए थे सुनने में। तो हर एक परिवार जो है वो अपने बच्चों के प्रति जो है वो सतर्क रहता था। वो कहता था कि नहीं, जो कुछ करना है यही करो, हमने आपको वहाँ नहीं भेजना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में कुछ एक लोगों ने इस पे दाग लगाया है, और लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि ये चीजें पहले होती थी, और अब इतना अवेयरनेस हो गई है कि कोई डायरेक्टली ऐसा बोल नहीं सकता। ये उस कलाकार के ऊपर, जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन रही मुंबई में जब मैं थोड़ी टाइम तक रहा, हमें भी होता था कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं शायद ये कॉम्प्रोमाइज के जरिए ही काम करते हैं, इनको पैसे खिला दो है ना, जैसा भी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लड़कियां कितना खुल के काम कर रही हैं। हमारे कितनी, मैं एक दो लड़कियों को खुद जानता था, और हमने उनसे उत्सुकता के लिए पूछा भी कि क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने आपको ऑफर किया हो कि आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो हम आपका ये वाला फाइल कर देंगे, आपको इतनी अमाउंट मिलेगी। तो कहते होता, लेकिन हमने कह दिया कि हमें शॉर्टकट नहीं करना। अब लड़कियां बोलती हैं कि मैंने इतने साल थिएटर किया, अगर मुझे शॉर्टकट ही अपनाना होता तो मैं बहुत पहले अपना लेता, तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। और ये गलत तरीका है। बिल्कुल गलत। क्या है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ग्लैमर जो है ये आकर्षण कितने हमारे ऑल ओवर इंडिया से, छोटे छोटे गांव से, शहरों से लड़कियां या लड़के भाग के मुंबई जाते हैं, और वहाँ पे गुजारा करना मुश्किल है। ऐसा शहर, महंगा शहर, और पूरे देश से जब लोग वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, वो वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप तो इग्नोर हो गए। बिल्कुल। फिर आपको लगता है मैंने इतने साल, 2 साल 6 साल वहाँ निकाल दिए हैं, कुछ काम नहीं बना सॉलिड, मैं घर भी छोड़कर आ गई हूँ, अब मैं वापस क्या जाऊँ। तो फिर वो गलत रास्ते पर जाता है। लेकिन मैं यही एडवाइस है कि शॉर्टकट ना अपनाएं, आप मेहनत करें, अपने टैलेंट पे काम करें, और एज एन एक्टर आपको जरूर मिलेगा। मैंने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं कि जिन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, इंतजार किया अपने वक्त का, और उनको इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया भी बिना कॉम्प्रोमाइज के, उन्होंने वो अचीव किया अपनी लाइफ में। और क्योंकि उनका रियाज इतना था, उनका एक्टिंग पे इतनी पकड़ थी, उन्होंने रियाज निरंतर रखा, कहीं ब्रेक नहीं आने दी। क्योंकि हम तो थिएटर आर्टिस्ट हैं, खुद को बूस्ट करना, खुद को पॉजिटिव करना। अगर कोई सिनेमा बड़े पर्दे पे नहीं मिला अवसर, तो थिएटर कर लिया।
छोटी छोटी प्रोडक्शंस में करते गए आप, बिल्कुल। खुद के मोनोलॉग्स पे काम कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे लगता है हर 10 साल बाद लोगों की मेंटालिटी चेंज होती है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करता है, कोई डायरेक्टर या कोई कास्टिंग डायरेक्टर किसी को मतलब जिसको अभिनय में इतनी अच्छे नहीं थे, उनको अगर कास्ट कर लिया तो वो स्क्रीन पे दिख जाएगा कैमरा से। यहाँ आपने बेईमानी की है। तो बिना टैलेंट के आप यही कहेंगे कि बिना टैलेंट के कोई भी इस इंडस्ट्री में टिक नहीं सकता। हाँ, टैलेंट तो जरूरी है। तो आपकी एक स्टूडेंट ने भी बॉलीवुड में काम किया है, तो उसको आपने डायरेक्टली सिखाया है या वर्कशॉप्स के माध्यम से, या उसने किसी थिएटर इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री प्राप्त की थी? तो वो कौन है और किस फिल्म में उन्होंने काम किया है? अभी रिसेंटली फिल्म आई है हीर एक्सप्रेस। ओके। और दिविता जुनेजा उनका नाम है। ठीक है। और वो जब अपनी +1 +2 में थी तब से मैं उनको थिएटर इंस्ट्रक्ट करता था, ओके, उनको टीच करता था। और दिवम एंड दिविता दोनों मेरे स्टूडेंट थे। और उनको सिखाते सिखाते मतलब प्रतिभा तो थी, कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का था। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है करने के लिए। और कैसे कैसे मैं हैरान हुआ जब मैंने फिल्म देखी कि आशुतोष राणा जैसे एक्टर के सामने टिकना और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना और वो एक्सप्रेशन जो था, बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए और बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। और उस बच्ची में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसने कमाल का काम किया पूरी फिल्म में। मैं अगर बात करूँ आशुतोष राणा जी, संजय मिश्रा जी, गुलशन ग्रोवर जी, वो एक तरफ और वो लड़की एक तरफ। और तो अपने फर्स्ट शॉट के अंदर उसने काफी अच्छा काम करके बहुत काम किया। और मेरे को बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा, जब मुझे न्यूज़ मिली कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जिनके साथ काम करना एक ड्रीम है, वो उनके साथ काम कर रही है एज अ मेन लीड। बड़ी खुशी है। और वो उसकी डेडिकेशन दिखती थी, उसने बहुत मेहनत की खुद के ऊपर उसको अचीव करने के लिए। और भविष्य में भी वो बहुत अच्छा काम करे और हमेशा बेस्ट विशेज़ है। कभी कभी फ़ोन आता है उनका किसी चीज़ को पूछने के लिए, तो बहुत जिज्ञासा है उनके अंदर काम को सीखने की, नई नई चीज़ें जानने की, ये चीज़ कैसे होती है। और बहुत अच्छा काम। आपने अभिनय को छोड़ा या डायरेक्शन को अपनाया, तो ये क्या स्टोरी है? क्योंकि यदि कोई कैमरा ऑन कैमरा जाना चाहता है तो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि मैं बैक स्टेज काम करूं। तो आपने पहले अभिनय किया और उसके बाद आप डायरेक्शन में, तो ये कैसे? देखिए, हमने जो काम किया, हर कोई अभिनेता बनना चाहता है। और जब मैं एज एन एक्टर में काम कर रहा था और जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वहाँ पे हमें कंप्लीट सिखाया जाता है। ओके। एक्टिंग, डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, सेट मेकिंग, स्क्रिप्ट, थिएटर का लिटरेचर पढ़ाया जाता है कि कल को अगर आप यहाँ से पास आउट होने के बाद एज अ टीचर भी कहीं काम करना चाहें, एज अ प्रोफेसर, तो आप वो भी कर सकें। ओवरऑल पूरा तैयार करके आपको डिग्री देते हैं कि अब जाइए, अब तो आप कला के किसी भी क्षेत्र में आप काम कर सकते तो हैं। हमारी, जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्री जो सागर है बहुत बड़ा। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप देखो कि मेरे साथ कितने ही थिएटर आर्टिस्ट थे जब हमने शुरुआत की स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, सभी ऑप्ट नहीं कर पाए थिएटर को अपने घर की आर्थिक जरूरतों की वजह से। और आर्थिक मंदी जैसे आती है कहीं, मैं जानता हूँ बेचारे नहीं कर पाए कंटिन्यू, उनको कोई जॉब करनी पड़ी। मुझे था कि मैं इंतज़ार नहीं करूँगा कि मुझे एक्टिंग में कोई बड़ा ब्रेक मिले, मुझे सीखना था। आज भी एज अ स्टूडेंट की तरह मैं काम करता हूँ, मैं सीखता हूँ अपने जो नए कलाकार हैं उनसे भी। तो मैंने कहा मुझे डायरेक्शन भी सीखनी है। कई बार कंसेप्ट दिमाग में आते हैं, लेकिन हाउ टू स्टार्ट, इंप्रूवमेंट कैसा होगा, तो सीखने के लिए तो कुछ भी सीखा जा सकता है। डायरेक्शन में मुझे मज़ा आने लगा, तो आप डायरेक्शन की तरफ मेरा रुझान हो गया। और एज एन एक्टर भी काम किया, एज एन वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे भी काम किया, जहाँ से जो खर्चा मिल जाता था मैं वो काम। जैसे कि आपने बताया कि आपके परिवार का आपको बचपन से ही सहयोग रहा है, आपकी धर्मपत्नी कला के क्षेत्र से है, तो उनका सहयोग या उनकी सपोर्ट कितनी रहती है आपको? ये बहुत सपोर्ट है। सबसे पहले शादी से पहले फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा। मैंने कहा कि मुझे थिएटर करना है तो कर,
जो तेरा मन है। बल्कि जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय एक दौर था कि सभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, जेईटी के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इधर जॉब के लिए इधर उधर। तो लेकिन कोई घर की तरफ से कभी कुछ ऐसा प्रेशर नहीं रहा कि आपको यही काम करना है। उनका कि जो तुम्हारा मन है वो आप कर लो। इवन मेरा छोटा ब्रदर है करुण, तो उसको कैमरा का बड़ा शौक था, फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, तो उसको कैमरा दिलवाने की, देखो करना तो कर, तो उसने भी डिप्लोमा। तो हमें ऐसा सपोर्ट मिला फैमिली की तरफ से। शादी के बाद मेरी वाइफ वो क्लासिकल डांस करती थी, उन्होंने मास्टर्स की है, तो उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा है। मतलब जो भी कुछ मैं कर पा रहा हूँ फ्री हैंड, कभी कहाँ घर की सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने उठाई हुई है, तो ये बड़ा सपोर्ट रहता है। एक तरफ से आप टेंशन फ्री रहते हैं कि चलो घर पे। बिल्कुल, क्योंकि अगर परिवार का सहयोग किसी काम में मिल जाए तो मैं समझता हूँ जीवन में इससे बड़ी कोई चीज़ होती भी नहीं है। मैं लकी रहा हूँ इस मामले में। तो अभी आपके बच्चों को भी है एक्टिंग का पूरा शौक है, या फिर वो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं, या उनको आप दूर रखना चाहते हैं? नहीं, मैं रखना नहीं चाहता, जो उनका मन करे। उनका मन करता है अगर उनको एक्टिंग में आना है, थिएटर करना है तो करें। मेरा बेटा यहाँ पे बच्चों की जो समर वर्कशॉप्स होती हैं थिएटर की, वो अटेंड करता है। अच्छा। उसको अच्छा लगता है कि पापा जब आप स्टेज पे एक्ट करते हो तो हम आते हैं आपका शो देखने के लिए। तो दोनों बच्चे मेरे आते हैं। बाकी जो उनका मन है जीवन में, उनको जो करना है वो करें। जैसे मुझे मेरे पिताजी ने कभी प्रेशर नहीं किया, ना ही मैं उनको कहूँगा कि आप थिएटर करें या थिएटर ना करें। जो उनका जिस भी फील्ड में जाने का मन है वो कर सकते हैं, पूरी तरह से वो आ सकते हैं। अब मैं थिएटर लाइन और कला के क्षेत्र से इसको राजनीति की तरफ लेकर जाता हूँ। एक अभिनेता एक नेता हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या हम अभिषेक शर्मा के अंदर भावी नेता देख सकते हैं? देखो, अभी तक तो अभिनेता तक ही ठीक है जी, और अभिनेता नेता हो सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ कि जो अच्छे नेता में जो क्वालिटीज होती है जी, और एक अच्छे अभिनेता की क्वालिटीज है, कुछ सिमिलर है। जैसा कि एक नेता को एक बहुत अच्छा वक्ता होना चाहिए। बिल्कुल। और जो हम थिएटर में हम करते हैं कि स्पीच बोलना उतार चढ़ाव के साथ, उसको प्रभावशाली ढंग से हम जैसे डायलॉग डिलीवर करते हैं, तो नेता स्पीच डिलीवर करते हैं। बिल्कुल। अगर उस अच्छी नेता में अगर उसकी स्पीच अच्छी नहीं है, एक वक्ता वो अच्छा नहीं है, तो शायद वो लैग कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि मंच पर एक अभिनेता दर्शकों के साथ कनेक्ट करता है और एक नेता अपने जो कार्यकर्ता है या अपने जो जनता है उनके साथ कनेक्ट करता है। तो कनेक्शन बड़ा जरूरी है। और दूसरी चीज, अभिनेता को मैं मानता हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव होगा। एक नेता को भी सेंसिटिव होना चाहिए। जनता के अंदर वो अपने आप को रख के देखे कि अगर ये मुसीबतें झेल रहे हैं, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं जनता के लिए क्या कर सकता हूँ। इधर अभिनेता दर्शकों के लिए परफॉर्म करता है, एक्टर ऑडियंस के लिए परफॉर्म करता है, और वो नेता अपनी जनता के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, उनकी जरूरतों के लिए काम करता है। तो एक अच्छा अभिनेता अच्छा नेता हो सकता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा ऐसा कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है हमारे देश में, क्योंकि साथ लेकर चलना इतने लोगों को, मैं अभी अपने आप को उतना काबिल नहीं समझता कि मैं जनता को मतलब उनके लिए काम। मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत काम करना है। उसके लिए मैं, क्योंकि मेरी अभी जो रूटीन है सर, वो टैगोर थिएटर तक ही सीमित है। अगर जनता के लिए काम करना तो मुझे फील्ड में निकलना होगा, तो बिल्कुल एक्चुअल चीज़ों को, एक्चुअल फैक्ट्स को जानना होगा। और अभी कलाकार जो है ना, अभिनेता, वो एक अपनी फैंटेसी में जीता है, तो सारा दिन नाटकों की स्क्रिप्ट में उन किरदारों में उलझा रहता है। तो अभी मुझे तो ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं जनता के बीच जाकर उनको दुख दर्द जान सकूं और उनके लिए कुछ कर सकूं। और अभी तक तो थिएटर तक ठीक है। तो अगर हम बात करें पास्ट की, तो आपने किन किन बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर किन किन अभिनेताओं के साथ या डायरेक्टर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिला है? मुंबई में जब मैं था तो मुझे डायरेक्शन सीखनी थी, तो मेरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर के सीनियर रहे श्री राजेश लाल वर्मा। और उनको मैंने असिस्ट किया था क्योंकि मुझे काम सीखना है, कैमरा ये डायरेक्शन कैसे होती है, आप एक्टर्स को कैसे है ना लेकर काम करते हैं। तो उनको मैंने असिस्ट किया, सीखा एज एन इंटर्न, करते करते फिर
कपिल शर्मा प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया, Okay. फिल्म आई थी जो उनकी, अच्छा, उसमें एज बतौर सह निर्देशक काम किया। ठीक है। और उस फिल्म के दौरान बड़े बड़े एक्टर्स उस फिल्म में थे, उनको नज़दीक से देखना, उनसे सीखना वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर गुरदास मान जी को असिस्ट किया उनके वीडियो सॉन्ग्स के लिए, ओके, और उनकी फिल्म आई थी ननकाना, तो उसमें असिस्ट किया। तो मुंबई में रह के एक्सपोजर मिला, काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को नज़दीक से देखा, टीवी सीरियल्स में काम किया बतौर एसोसिएट डायरेक्टर। और तो सीखने के लिए हम हमेशा अभी एक रैपिड फायर खेलते हैं छोटा सा। हाँ जी। तो अभिषेक शर्मा अपने आप को एक डायरेक्टर के नाते कहाँ देखते हैं और एक अभिनेता के नाते भविष्य में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं दोनों सीख रहा हूँ अभी भी। हम हर रोज सीख रहे हैं। तो मैं आज भी जैसे अगर कोई अपना पुराना काम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इससे और अच्छा कर सकता था। तो ये गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए किसी के भी अंदर। हम कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते, है ना। मुझे एक स्टूडेंट की तरह काम करने में, सीखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो टैगोर थिएटर के बाद अगर अगला सफर हम कहें तो वो क्या हो सकता है? मैंने तो टैगोर थिएटर के बारे में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊँगा। तो आगे का भी मैं कुछ कह नहीं सकता, जहाँ जीवन लेकर जाए। बस ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और कांस्टेंट काम कर रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो गो विद द फ्लो वाला काम। तो अभिनेता कभी नेता बनेंगे? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन भविष्य में इसकी गुंजाइश भविष्य में अगर होगा, अगर नसीब में होगा कि लोगों के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना, समाज के लिए योगदान देना, तो जरूर करेंगे। आज की जनरेशन को एक छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें कि उनको किस तरह का काम करने की जरूरत है? उनको ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त लगता है। कोई 6 महीने में पीएचडी नहीं हो जाती, ग्रेजुएशन भी 3 साल में होती है। बिल्कुल। एक्टिंग को, अपनी कला को समय दें, बारीकियों से सीखें, अपने आसपास का जो सर्कल है उसको पॉजिटिव लोगों के सर्कल में रहें। बिल्कुल। और जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया उनके साथ रहें। बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके व्यक्तित्व पर, आप कैसे काम कर रहे हैं। और सीखिए, जल्दबाजी ना करें, ईमानदारी से काम करें। आप खुद जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना रियाज किया है आपने फिर उसके लिए, टैलेंट के लिए, आप कुछ अचीव करने के लिए। तो ये मेहनत करने का टाइम है, और जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करें, दुनिया देखें बाहर निकल कर। ये मैं कहूँ। बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी आपसे बात करके, क्योंकि कला के क्षेत्र की बारीकियों को केवल और केवल एक कलाकार ही समझा सकता है। और आपका जो कलाकार है वो हम यही चाहते हैं वो आपके अंदर इसी तरह से पनपता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो ये थे अभिषेक शर्मा जी चंडीगढ़ से। अभी हम टैगोर थिएटर में हैं और आने वाली सीरीज में हम और एक शख्स के साथ अलग सफर पर निकलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।